नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। नमस्कार, न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ सीधे विभा उपाध्याय। और इस वक्त बड़ी खबर भोजपुर से आ रही है, जहां पर एक फौजी की हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि गला घोंटकर इस फौजी की हत्या की गई और इसके शव को ऑटो में घर के बाहर छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है 8 दिन पहले ये फौजी घर वापस छुट्टियों में लौटा हुआ था। मेरठ में पोस्टेड मुकेश कुमार की हत्या की गई है। इमादपुर गांव में घर के बाहर शव की बरामदगी की गई है। तो भोजपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई तस्वीरें आपके सामने। फौज के जवान की गला घोंटकर हत्या को अंजाम दिया गया। इमादपुर गांव में घर के बाहर शव की बरामदगी की गई है। हालांकि इस हत्या के पीछे वजह क्या है, ये खुलकर अब तक सामने नहीं आ पाई है। और सहयोगी हिमांशु हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर आरा से जुड़ के आए। हिमांशु, इस घटना के पीछे परिवार वालों ने किसी के ऊपर कोई शक शुबा जाहिर किया है? जी, अब तक तो जो मृतक है उनके परिजन जो हैं, उनके पिता जो है रिटायर्ड फौजी, उन्होंने अभी तक किसी से भी दुश्मनी की आशंका से इनकार किया है। लेकिन पुलिस हर एक एंगल से इस मामले की छानबीन कर रही है, क्योंकि मृतक जो है उसके गले पे गहरे जख्म के निशान मिले, जिससे उसकी हत्या गला घोंटकर प्रतीत हो रही है। और हत्या की गई है तो इसके पीछे कोई न कोई है, जिसको लेकर इमादपुर थाने की पुलिस जो है वो छानबीन में जुटी है। फिलहाल परिजन जो है वो किसी से भी दुश्मनी की बात से इनकार कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि रात में मुकेश कुमार जो है वो घर से बाहर खाना खाकर टहलने के लिए निकले थे और आज सुबह उनका शव ऑटो में पाया गया। तो कुल मिलाकर इनकी हत्या की गई है। इसके पीछे कौन है, इसकी छानबीन में पुलिस लगी है। परिजनों ने अभी किसी से भी दुश्मनी की बात से इनकार किया है। अभी बात चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, सहरसा में हर्ष फायरिंग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये हर्ष फायरिंग का वीडियो एक शादी समारोह का है, जहां पर खुलेआम तमंचे पर डिस्को चलता रहा और डीजे की धुन पर लगातार फायरिंग की जा रही है। ये वीडियो बेहरा थाना क्षेत्र के कटैया गांव का बताया जा रहा है, जहां शादी समारोह में खुलेआम तमंचा लहराया गया और डीजे की तेज म्यूजिक पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे भीड़ के बीच में फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अगर हल्की सी भी चूक हो जाती है तो कई लोग घायल हो सकते हैं। फिलहाल इस वायरल वीडियो की जांच में बेहरा थाना पुलिस जुटी हुई है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब बात बिहार की, जो जून की बारिश में ही पानी पानी हो गया है। तो तस्वीरों के जरिए आपको उस राजधानी की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसे स्मार्ट बनाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन दावों की हकीकत ग्राउंड पर क्या है, तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये 3 तस्वीरें 3 दिनों की हैं। राजवंशी नगर इलाका, जहां पर आम और खास सभी रहते हैं, और उस खास जगह की तस्वीर देखिए जहां पर आपको घुटने भर पानी नजर आएगा और 3 दिनों में स्थिति जस की तस नजर आती है। हालांकि दावे 6 घंटे में ही हालात को सामान्य कर देने के किए गए थे, लेकिन यहां 72 घंटे में भी कुछ नहीं बदला। और अब सवाल यही उठाते हुए लोग कि क्या इसी नारकीय जिंदगी को जीने की विवशता और नियति हमारी बन गई है? क्योंकि हर बार मॉनसून से पहले दावे किए जाते हैं कि इस बार राजधानी पटना के तमाम इलाके पानी पानी नहीं होंगे, लेकिन राजवंशी नगर की ये तस्वीर ये सोचने पर विवश करती है कि 3 दिनों की बारिश, या यूं कहें कि बारिश अगर थोड़ी भी ज्यादा हुई तो आपको सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाएगा और ये हालात आपके लिए परेशानी पैदा करने वाले। 3 दिनों की तस्वीर। 26 जून को हालात, जब बारिश की शुरुआत होती है, 27 जून कुछ नहीं बदला, वैसे ही जस की तस स्थिति। और 28 जून को भी यहाँ पर खाना पूर्ति जरूर कर दी गई पंपिंग सेट लगाकर, ताकि पानी की निकासी होगी, लेकिन ये पंपिंग सेट काम नहीं करता है और पानी वैसे ही घुटनों भर जमा है।
और देखिए सिर्फ राजवंशी नगर ही नहीं, पटना के शास्त्री नगर में भी शास्त्री नगर के सरकारी क्वार्टरों में पानी का जलजमाव इस कदर है कि लोग घर में जलकैदी बने हुए हैं। लोग परेशान हैं और इस कदर परेशान हैं कि हालात ये हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते। ग्राउंड फ्लोर पर घुटनों तक पानी भरा है। कल भी यहाँ की स्थिति ऐसी ही थी और कल भी इसी तरह पानी भरा हुआ था। देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से सरकारी क्वार्टर में पानी का जलजमाव बना हुआ है और ये स्थिति कल भी थी और आज भी यही स्थिति है। इससे नगर निगम और जिला प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोलती नजर आ रही है ये तस्वीरें। पटना में जलजमाव की स्थिति किस तरह है आप देखिए। यहाँ पर जो सरकारी क्वार्टर्स है वो भी पानी में समा चुका है पूरी तरह से। आप देखिए सरकारी क्वार्टर में यहाँ पर पानी लगा हुआ है और इसी में लोग आने जाने के लिए विवश है। ये सचिवालय का क्वार्टर है ये सभी, और यहाँ पर स्थिति देखिए किस तरह से क्वार्टर के अंदर तक पानी है। नीचे का जो फ्लोर है उसके अंदर पूरा पानी घुसा हुआ है। सिर्फ आप ऊपर के फ्लोर पर ही लोग रह पा रहे हैं क्योंकि नीचे आप देखिए जो फ्लैट है वो पानी में जलमग्न है। लोग ऊपर अभी रह रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर देखिए खिड़कियों में ज़रूर झांक रहे हैं। और ये तस्वीर पटना के पौष इलाके की है। जिस तरह से आप देखिए ये शास्त्री नगर के इलाके में पड़ता है और यहाँ पर ये स्थिति है कि लोग जो हैं वो परेशान है। और ये ऐसे कई क्वार्टर्स हैं यहाँ पर जिसमें सचिवालय कर्मी रहते हैं। उन लोगों की स्थिति आप सोचिए कि किस तरह से इसी हाल में जीने के लिए वो विवश हैं। आप देखिए इसके बगल में भी क्वार्टर है, वहाँ भी पानी है, सड़क पर पानी लगा हुआ है। और ये तस्वीर जो है वो पिछले 3-4 दिनों से लगातार इस तरह की तस्वीर है। सभी तरफ आप देखिए जिधर भी नज़र डालेंगे तो आप क्वार्टर ही है और सभी क्वार्टर के अंदर पानी इसी तरह लगा हुआ है। तो ऐसे में जो लगातार बातें होती है कि जलजमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 घंटे की बारिश अगर पटना में हो जाए तो स्थिति यही दिखती है पटना के लगभग तमाम इलाकों में। और वही तस्वीर यहाँ दिख भी रही है। ये आप देखिए किस तरह से शास्त्री नगर के इलाके में जो सरकारी क्वार्टर्स हैं उसमें जलजमाव जो है वो किस कदर हो गया है और लोग इसी जलजमाव में रहने को विवश भी हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए अगर बारिश हो और आपको बाढ़ का डर सताने लगे तो क्या कहेंगे। जी हां, सीतामढ़ी के बासोपट्टी प्रखंड के आधा दर्जन से ज्यादा गांव के लोग इस डर से डरे हुए हैं कि बारिश ज्यादा हुई नहीं कि उन्हें बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ता है। तटबंध का निर्माण कराया गया ताकि लोगों को इस परेशानी से निजात मिल सके, लेकिन कई जगहों पर रेनकट आपको नजर आएगी और इस रेनकट की मरम्मती नहीं होने से अब एक बार फिर से यहां आसपास के तमाम गांव के लोगों के सामने डर इस बात का कि क्या बाढ़ जैसे हालात से एक बार फिर से सामना होगा। रेनकट की वजह से तटबंध की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लोग डरे सहमे हैं और मरम्मती सिर्फ कागजों पर होती नजर आती है। ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है। सीतामढ़ी के बासपट्टी प्रखंड का यह सरवरा गांव है और मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं और इस तस्वीर के माध्यम से जल संसाधन विभाग की लापरवाही आप देख सकते हैं। जल संसाधन विभाग ने संभावित बाढ़ को लेकर जो तटबंधों की मरम्मत है उसके बेहतरी का दावा किया है और आप देख सकते हैं तस्वीर क्या हालत है। सरवरा एक गांव है और हरदिया नदी से होकर गुजरती है और लोगों को बाढ़ से बचाव के लिए यहाँ पर तटबंध का निर्माण किया गया था, लेकिन आप तटबंध की स्थिति देख सकते हैं। तटबंध में लगातार कई जगहों पर दरारें पड़ी हुई है और स्थिति ये है कि अगर बाढ़ का छोटा सा भी झोंका आया तो तटबंध धराशायी हो सकता है और बड़ी जो कहा जा सकता है कि विनाश की कहानी वो कह सकता है। और हालात आप देख सकते हैं जो जल संसाधन विभाग ने दावे किए हैं उस दावे की यहाँ पर पोल खुलती दिखाई दे रही है, क्योंकि लोगों का आरोप है कि हर साल बाढ़ के बचाव के नाम पर यहाँ पर जो तटबंधों का मरम्मत होता है उससे भारी पैमाने पर लूट खसोट होती है। बाढ़ आता है तो इधर पर कमजोर छलके समय बांध टूटा हुआ कमजोर पड़ा हुआ डर रहता है। बाढ़ का डर रहता है कि छलके नहीं तोड़ देते, रात के उठ करके जगरना करना पड़ता है। जब भी बाढ़ आता है तो हम लोग जैसे सहमे हुए रहते हैं सर, है ना। और उसके बाद क्या है कि यहाँ पर जब भी
बाढ़ का स्थिति बनता है तो लगता है कि जैसे अब टूट जाएगा तब टूट जाएगा, है ना। तो आपने देखा यहाँ के जो ग्रामीण है उनका कहना है कि तटबंध की स्थिति ठीक नहीं है। जो जल संसाधन विभाग के लोग हैं वो लगातार मनमानी करते हैं। जो संवेदक है वो तटबंध मरम्मती के नाम पर लगातार लूट खसोट कर रहे हैं, लेकिन इस पर किसी का निगाह नहीं है। और जो आम लोग हैं उसको बाढ़ के नाम पर बेशक भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और देखिए अररिया के बेलवा गांव में परमान नदी पर जो पुल निर्माण हो रहा है उसकी लागत 4.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन इस निर्माण में लगातार अनदेखी की खबर सामने आ रही है। पुल में काम के दौरान ढुलाई के दौरान जेई नहीं रहते हैं, सिर्फ फोन पर ही दिशा निर्देश देते रहते हैं, जबकि ढुलाई के दौरान उनको खुद साइट पर रहना बेहद जरूरी है। वहीं पुल निर्माण में सफेद बालू का प्रयोग किया जा रहा है। नंबर है उन लोगों का, तो बात कर लेते हैं। मौखिक रूप से जो है वो मौजूद रहते हैं फोन पे, फोन में भी बात करते हैं और वैसे आ भी जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं। हाँ, आते हैं। और देखिए इस वक्त तमाम सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है टीकाकरण को रफ्तार देना। बिहार में हालांकि टीकाकरण को लेकर युद्ध स्तर पर काम किए जा रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कटिहार के मंसूर खान जिन्होंने एक नया प्रयोग किया, लकी ड्रॉ के जरिए लोगों को जागरूक करते नजर आए। उन्होंने इस अभियान को रफ्तार देने के लिए अपने क्षेत्र में टीका लगाओ इनाम पाओ के तहत एक लकी ड्रॉ का आयोजन किया। और वैसे लोगों के बीच जो कि टीकाकरण को लेकर भ्रम की हालत में हैं, उन लोगों को प्रेरित करते नजर आए और उसका असर भी नजर आता है। स्वास्थ्य विभाग आगे टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए ऐसे मॉडल बनाने को लेकर विचार कर रहा है। बिहार में कोरोना टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता और वार्ड पार्षद मंजूर खान के द्वारा एक नया पहल किया गया। जो लोग टीका लेंगे और उनके बीच लॉटरी करवाया जाएगा और साथ में उसके बाद ये इनाम दिया जाएगा। कैसे आया ये सोच और कैसे पूरा प्रक्रिया चल रहा है, आइए बात करते हैं। कैसे आया ये सोच आपको वार्ड में टीकाकरण के रफ्तार को? देखिए, हमको लगा कि कुछ न कुछ उपहार रखा जाए तो लोगों को लाने में जो है मतलब टीकाकरण के केंद्र में लाने में जो है सफलता मिलेगी। तो आज जो है इस तरह का ये करने से टीकाकरण तक लोगों को लाने में सफलता मिल रही है। क्या क्या प्राइज दे रहे हैं? प्राइज तो दे रहे हैं। फर्स्ट प्राइज है एक टीवी है, सेकंड प्राइज में साइकिल है, थर्ड प्राइज में स्टैंड फैन है, फोर्थ घड़ी है और फिफ्थ में एक टिफिन है मिल्टन का। जो लोग टीका लेंगे उनके बीच लॉटरी? हाँ, जो लोग टीका लेंगे उनको नंबर दिया जा रहा है और उसी नंबर पर साथ में खेल होगा। लोग आ रहे हैं अब? लोग तो आ ही रहे हैं और हमको लगता है कि अच्छा लोगों का हुजूम आ रहा है। इससे कटिहार शहर में ये अच्छी तरह प्रसारित हो जाएगा कि जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो इस टीकाकरण के प्रति कितने जागरूक हैं और उन्हें कितनी चिंता है यहाँ के लोगों की, जो इनका शहर कितना जल्दी टीकाकृत हो जाए। आगे इस तरह का मॉडल डेवलप करने के बाद सोच रहे हैं इसी मॉडल का अपना ये स्थानीय लोगों के सहयोग से और संस्थाओं के सहयोग से अगर यह मॉडल सक्सेसफुल रहा तो जरूर किया जाएगा। निश्चित तौर पर जैसे ये एक बेहद कारगर कदम है और इस कदम के सहारे जो टीकाकरण के खिलाफ एक जो लोगों में भ्रम था वो दूर करने की एक नया कोशिश किया जा रहा है। और इनाम कोई भी जीते, लेकिन हर टीका लेने वाला आदमी अपने आने वाले दिन पर जीत हासिल करेगा। ये कैंप इसी का संदेश दे रहा है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और देखिए लॉकडाउन और अनलॉक के बीच रोहतास का जो भवानी मंदिर है, जो प्रसिद्ध भलूनी मंदिर है, वो कई महीनों से उसके पट बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से वहां के दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। और मंदिर के पट बंद होने से आसपास के दुकानदारों के सामने रोजगार पर संकट आ गया है। दुकान तो दुकानदार खोल रहे हैं, लेकिन मंदिर के पट बंद होने की वजह से श्रद्धालु नहीं पहुंचते हैं, जिससे सैकड़ों दुकानदारों की जीविका प्रभावित हो रही है। रोहतास जिला के प्रसिद्ध देवी स्थान भलुनी भवानी मंदिर के पास और आप देख सकते हैं कि इसका पट जो है वो लगातार बंद है, क्योंकि मंदिर में पूजा अर्चना अभी फिलहाल नहीं हो रही है। लॉकडाउन हो फिर अनलॉक हो,
लेकिन बहुत से श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं और बाहर से मंदिर में पूजा करके चले जाते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ श्रद्धालुओं का आना कम नहीं हुआ है। और जो आप देख रहे हैं कि पूरा जो मंदिर परिसर है, यहाँ पर दुकानें तो खुली हैं, लेकिन अभी भी ग्राहक यहाँ दिख नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ मंदिर के पुजारी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं कि कितना असर पड़ा है, मंदिर की क्या स्थिति है फिलहाल। मंदिर की स्थिति अच्छा नहीं है, लोग आते जाते हैं नहीं, इसलिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। हम लोगों को रोजी रोटी यही है, जीविका हम लोगों का यही से चल रहा है। तो कोई आता ही नहीं है तो होगा क्या। तो जो आते हैं तो क्या पूजा कैसे होता है? बाहर से अपना दर्शन करके चले जाते हैं, बस तो दोनों तरफ से बंद है, बाहर बंद है, भीतर बंद है, यहीं से प्रणाम करके चले जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो इस मंदिर से उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। आइए हम कुछ लोगों से बात करें। यहाँ उनका दुकान है, जिनकी दुकानदारी देख रहे हैं, कोई कस्टमर यहाँ नहीं है। कैसे चल रहा है खर्चा वर्चा? तो उसी तरह से लड़खड़ा कर चल रहा है। हाँ, पहले जैसा नहीं है, पहले से 4 हिस्सा में से एक ही हिस्सा है। तो दुकान खोल के आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब कस्टमर के इंतजार में, लेकिन कस्टमर आ रहा है। आज सोमवार है तो कितना लोग दिखाई दे रहे हैं, कल से वो भी नहीं दिखाएंगे। सैकड़ों लोगों की जीविका जुड़ी हुई थी, उस पर व्यापक रूप से असर पड़ा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, दिनारा, रोहतास। और चलिए अब आपको अरवल की एक तस्वीर दिखाने जाते हैं, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर भवन का निर्माण तो किया गया लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, लेकिन ये भवन किसी के काम नहीं आ रहा। जी हां, महादलित परिवार 12 साल पहले इस भवन से उम्मीद लगाकर बैठी थी, जहां से इन्हें प्रशिक्षण मिल रहा था, जिनमें महादलित परिवार भी और बुनकर भी शामिल हैं। इन्हें उम्मीद जगी थी कि इस भवन के जरिए वे आत्मनिर्भर हो पाएंगे, रोजगार और साधन उनके सामने होंगे जीविकोपार्जन के। लेकिन भवन का निर्माण करने के बाद जिला प्रशासन ने अपने दायित्वों की इतिश्री समझ ली और उसके बाद किसी ने भी जोर ध्यान नहीं दिया। इन लोगों की मांग है कि इस भवन के जरिए इन्हें प्रशिक्षण मिले और रोजगार हासिल हो। जिले में दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाएं संचालित है, लेकिन इन योजनाओं का क्या हस्र हो रहा है हम एक नमूना के तौर पर दिखा रहे हैं। ये अरवल जिला मुख्यालय का जनकपुर धाम महादलित इलाका है, जहां सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके दलितों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र का निर्माण कराया था। यह आज तक उद्घाटन नहीं हुआ। तत्कालीन जिलाधिकारी के द्वारा यह कार्य दलितों के उत्थान के लिए बनाए तो जरूर गए, लेकिन इससे किसी भी दलित का फायदा नहीं हुआ। शिक्षा वाला के थे वाला के सबके सिखावल जाएगा, इति करल जाएगा। कुछो नहीं, जब से बना सर कुछो नहीं खुला, नहीं आया, न कोई साहब न आया, कोई नहीं देखे भाने आया सर, कोई नहीं सर। इसमें क्या होता है? अभी में सब में गाधा रहता है, सुअर रहता है, ये सब रहता है। अब कोई रामदेव रहता है। कुछ उद्घाटन होले, गधा ढुकत है, सुअर ढुकत है, कुछ नहीं और कुछ चीज ढुकत है। पहले रात रहे कि खुला रात रहे आदमी बैठत रहे, पंचायत भवन रहे, आदमी बैठत रहे, सब लड़कन खेलत रहे। अब तो सुअरे ढुकत है, तो बातें कौन के कर से हमनी के लड़ाई करम जाए। लोगों को उत्थान करने के उद्देश्य से इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन इससे महादलित परिवारों को तनिक भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। और झारखंड में सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं की आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिए पढ़ाई होगी। जहां आकाशवाणी में हफ्ते में 5 दिन ये पढ़ाई कराई जाएगी, वहीं दूरदर्शन में हफ्ते में 3 दिन बच्चों की क्लास चलेगी और इसकी शुरुआत आज से ही हो गई है। झारखंड में पहली बार रेडियो पर 9वीं और 12वीं तक के छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। बाद में बाकी बचे क्लास को भी इससे जोड़ने की योजना बनाई गई है। झारखंड के 5 आकाशवाणी केंद्र रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, हजारीबाग और डाल्टनगंज के साथ साथ बिहार के भागलपुर आकाशवाणी केंद्र से भी क्लास का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हर दिन 10-10 मिनट का 2 बार आकाशवाणी के माध्यम से क्लास का प्रसारण होगा। मीडिया वेब और FM चैनलों पर सुबह और शाम ये पढ़ाई होगी। अभी जमशेदपुर और चाईबासा में FM पर इसका प्रसारण होगा, बाद में बचे सभी क्लासों को इससे जोड़ा जाएगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर तीसरी वेव, 2 वेव तो पार कर गया, तीसरी वेव को लेकर सरकार जागरूक है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय कांके प्रखंड के सुकुरहुट्टू पंचायत में हूं और सामुदायिक केंद्र है। यहां आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से बच्चे रेडियो के माध्यम से यहां पढ़ाई कर रहे हैं। झारखंड के 5 आकाशवाणी केंद्र पर पढ़ाई शुरू हुई है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। 12 मार्च 2020 से कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को लेकर
पढ़ाई बंद हो गई, ऑनलाइन क्लास शुरू है, लेकिन अब सरकार की पहल है, पूरे झारखंड और बिहार का 6 आकाशवाणी केंद्र और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई शुरू हुई है। मैं सीधे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनसे सीधे बात करेंगे। आकाशवाणी केंद्र से पढ़ाई शुरू हुई है, क्या आपने सीखा और आपने कैसे जाना? ये सरकार के द्वारा जो उठाया गया है कदम वो बहुत ही अच्छा है रेडियो के द्वारा, और इससे गांव के बच्चों को बहुत ही लाभ हो रहा है इससे, तो ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। ये बहुत अच्छा है, इससे मतलब जब हमारा ऑनलाइन क्लासेस होता था फ़ोन पे तो उस पर हमको अच्छा से समझ नहीं आता था, जो यहाँ पे ये रेडियो से जो समझाता है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। नेटवर्क के कारण ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई में अव्यवस्थित हो जाती है, उसी को लेकर के सरकार ने व्यवस्थित ढंग से आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था की है। आकाशवाणी जो है वो हमें रेडियो के माध्यम से तो बहुत अच्छा लगता है, पढ़ाई जो हमें ऑनलाइन क्लास होता है उसमें हमें समझ नहीं आता है, इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है रेडियो से पढ़ के। कई स्टूडेंट से मैंने सुना, अपनी बात रखी, कई स्टूडेंट तो यह कहा कि ग्रामीण इलाकों में हम लोग रहते हैं, नेटवर्क की समस्या है, सरकार की यह अच्छी पहल है कि रेडियो और दूरदर्शन के माध्यम से यह पढ़ाई निरंतर जारी रहे। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और अब बात बिहार की युवा प्रतिभा प्रतीक्षा की। जी हां, गया के जिला स्कूल की छात्रा, 9वीं की ये छात्रा हैं, लेकिन इनका कमाल जो है आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हां, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्रिएटिव डिजाइन के लिए प्रतीक्षा का चयन हुआ है। प्रतीक्षा ने सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट प्रोजेक्ट का फाइनल प्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। बिहार से एकमात्र वो छात्रा, 7 छात्रों का चयन पूरे देश भर में, जिनमें बिहार से प्रतीक्षा का चयन हुआ है। प्रतीक्षा सिंह का ये कमाल, जिसमें उन्होंने सॉफ्ट रोबोटिक ग्रिपर तैयार किया है, जो सुई से लेकर बड़े सामानों को बड़ी आसानी से उठा सकता है। प्रतीक्षा बिहार की एकमात्र छात्रा हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, और वहीं देश भर से कुल 7 छात्रों का चयन इस अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के लिए होता हुआ। और अब आगे एक और प्रतियोगिता होगी, जिनमें इन 7 छात्रों में से बेहतर प्रदर्शन करने वाले एक छात्र का चयन होगा, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर पाएगा। मेरा प्रोजेक्ट है एक ग्रिपर, जो कि किसी प्लेन या छोटे चीज़ों को उठा सकता है, और ये इसमें एक फिनांगल है और एक रेसिस्टर है, और ये बहुत सारी जगह जैसे कि फैक्ट्रीज और स्पेस में काम कर सकते। अभी पूरे देश में 7 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, और उन सबको अलग अलग कैटेगरी के लिए अवार्ड दिए जा रहे हैं। और अभी इसके आगे हमारा प्रोजेक्ट, हम 7 में एक कंपटीशन होगा, और उसमें जिसका प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट रहेगा उस एक को और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बात पूरे इंडिया से 7 स्कूल का, 7 बच्चों का चयन, 7 स्कूल से 7 बच्चों का चयन हुआ, जिसमें हमारे यहाँ से जिला स्कूल से क्रिएटिव डिजाइन से प्रतीक्षा से का सिलेक्शन हुआ। पूरे बिहार के लिए तो ये अकेले, पूरे बिहार से अकेले हैं, पूरे बिहार से अकेले हैं। अब कंपटीशन और टफ होने वाला है, इसके बाद एक और इंटरनेशनल लेवल की कंपटीशन होगी। अब उसमें अगर ये सेलेक्ट होते हैं तो इनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाने का नहीं, पढ़ने का भी मौका मिलेगा बायो डिजाइन लैब में, और सॉफ्ट रोबोटिक टूल किट पे अपना प्रोटोटाइप प्रेजेंट करके और वहाँ इस पे काम करने का मौका मिलेगा, जो रिसर्च काम होगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।